नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है यासिन मलिक से जुड़ी हुई, जिस पर सजा का ऐलान। यासिन मलिक को सजा का ऐलान थोड़ी देर में हो सकता है। बहस दरअसल पूरी हो चुकी है, दोषी करार दिया गया है और सजा पर भी बहस पूरी हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान होगा। दिल्ली एनआईए कोर्ट में बहस पूरी हुई है और थोड़ी देर में यासिन को सजा कितनी मिल रही है इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। कोर्ट मुकर्रर कर देगी सजा। कोर्ट में एनआईए ने फांसी की सजा की डिमांड की है। टेरर फंडिंग केस में दोषी है यासिन मलिक। धारा 120 बी यानी कि साजिश रचने, देशद्रोह के मामले में, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जैसे मामलों में उसे दोषी पाया गया है। और अब पूरे मामले पर चूंकि वो दोषी पाया गया था, आज सजा पर बहस हुई है और थोड़ी देर में यासिन मलिक को कितनी सजा मिलती है ये पता चल जाएगा। अदालत तय कर देगी कि यासिन मलिक के लिए सजा क्या होनी चाहिए। टेरर फंडिंग केस में उसे दोषी पाया गया है, सजा पर बहस हो चुकी है और थोड़ी देर में अब सजा का ऐलान होना बाकी है। दिल्ली एनआईए कोर्ट में बहस पूरी हुई है और कहा जा रहा है कि करीब 4 बजे से पहले सजा का ऐलान हो सकता है। तो देश के खिलाफ यासिन मलिक ने जो साजिशें रची, जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा, टेरर फंडिंग का इस्तेमाल किया, टेरर फंडिंग की व्यवस्था की, टेरर फंडिंग की, ये तमाम ऐसे आरोप हैं जिसमें उसने अपने गुनाह को भी कबूल किया है और अब उसे सजा मिलनी है। रवि सराफ हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, कितनी और देर का इंतजार करना पड़ेगा? सजा कितनी देर के बाद मुकर्रर कर दी जाएगी और कितना वक्त? बिल्कुल कुंदन, देखिए ये कहा जाए कि अब कुछ ही मिनटों में जो है फैसला सुना दिया जाएगा एनआईए के स्पेशल कोर्ट के द्वारा यासिन मलिक के खिलाफ में, क्योंकि देखिए 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और 3:32 हो चुके हैं, यानी कि 1-2 मिनट और का अब इंतजार करना पड़ेगा जब कोर्ट की तरफ से फैसला आना शुरू हो जाएगा। हालांकि एनआईए ने इस पूरे प्रकरण पर यासिन मलिक के मामले को लेकर फांसी की सज़ा की मांग की है ताकि एक सख्त संदेश जो है देश भर में जाए और ख़ास तौर पे कश्मीर और उन तमाम क्षेत्रों में जाए जहां पर इस तरह के जो मंसूबे रखने वाले जो आतंकी हैं वो देश में रहते हैं, जो यहाँ का रहते हैं, यहाँ का देश का खाते हैं और किसी दूसरे मुल्क की बात करते हैं, वहाँ के बारे में जिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं देश की अमन चैन भाईचारे को तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद कुंदन जो है फैसला आ जाएगा एनआईए के स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि यासिन मलिक के खिलाफ में क्या फैसला किया जाता है, क्या कार्रवाई आगे की होगी। हालांकि एनआईए की तरफ से सख्त से सख्त सज़ा के तहत में ये मांग की गई है कि फांसी की सज़ा जो है यासिन मलिक को दी जाए। यासिन मलिक की पृष्ठभूमि के बारे में जरा हमारे दर्शकों बता दीजिए रवि, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसे बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक सरकारों ने पाला पोसा और अब उस पर सजा मुकर्रर होनी है। तो यासिन मलिक के पृष्ठभूमि के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यासिन मलिक की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो राजनीतिक संरक्षण यासिन मलिक को मिलता रहा है और कोर्ट में भी इस बात का उसने जिक्र किया था कि कई भूतपूर्व प्रधानमंत्री से उसके संपर्क रहे हैं, वीज़ा भी दिलाने की कोशिश की गई है, कई ऐसे बड़े नेता देश के हैं उनसे मुलाकात उनकी होती रही है, बातचीत होती रही है। ये सब जिक्र जो है यासिन मलिक ने कोर्ट में किया था। और इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो देखिए लगातार घाटी में किस तरीके से तनाव उत्पन्न किया जाए, जो अमन चैन, जो भाईचारा जो देश में कायम है उसे कैसे तोड़ा जाए, टेरर फंडिंग कैसे किया जाए और पैसा इकट्ठा किया जाए आतंक के नाम पर, उसे लोगों के बीच में बांटा जाए, नए नए आतंकियों को पैदा किया जाए, उनको पैसा दिया जाए, उनको राजनीतिक संरक्षण दिलाया जाए, ये तमाम उसके जो है काम रहे हैं। और देश में यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें कई सारे धाराएं लगे हुए हैं जिसमें देश को तोड़ना, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना, देशद्रोह का मुकदमा, ये तमाम जो आरोप है यासिन मलिक के ऊपर लगे हुए हैं और लगातार इन तरह की गतिविधियों में यासिन मलिक शामिल में रहा है। हालांकि कोर्ट में उसने इस बात का भी जिक्र किया कि 1994 के बाद वो किसी भी तरह का घटनाक्रम में शामिल नहीं रहा है, उसने बंदूक नहीं उठाया, यानी कि उसके हिसाब से अगर बात करें तो 1994 से पहले यासिन मलिक बंदूक उठाया है और कई तरह के साजिश, रणनीति, कई तरह के घटनाक्रम को वो अंजाम देता रहा है, ये उसका कबूलनामा है।
और अगर फिलहाल उसकी अगर मानसिकता की बात करें तो यासीन मलिक कहीं ना कहीं ये चाहता है कि एक घाटी में उसके प्रति जो है लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। इसी के बाबत उसने कोई भी वकील अपना नहीं किया, वो खुद की सुनवाई में पेश होता रहा, खुद अपनी वकालत करता रहा। हालांकि खुद की वकालत में भी यासीन मलिक ने ज़्यादा बातें नहीं बोली है। उसने कहा कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, यानी कि जो कोर्ट फैसला देगा वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, सक्षम है, वो फैसला सुना सकते हैं और वो अपने गुनाहों को कबूल करेगा। तो एक क्रांतिकारी के रूप में कहीं ना कहीं यासीन मलिक उभर कर आना चाहता है, उसकी ये मनसा झलकती है। क्योंकि अगर वो चाहता तो वकील कर सकता था जो उसकी वकालत करते, जो उसकी तरफ से पैरवी करते, पर उसने ना वकील रखा, ना कोई वकालत करने वाला कोई शख्स रखा कि उसके तरफ से वकालत की जाए। तो उसकी एक कोशिश है कि घाटी में और उनके लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि यासीन मलिक जो है गुनहगार नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है और भारत के कानून पर उसे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं। ये कोशिश यासीन मलिक की तरफ से लगातार की जा रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ ही मिनटों में फैसला एनआईए के स्पेशल कोर्ट के द्वारा कराया जाएगा और कोर्ट का फैसला अब से थोड़ी देर बाद आ जाएगा, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि यासीन मलिक को क्या सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि एनआईए की तरफ से यही मांग की गई है कि यासीन मलिक को सख्त सज़ा के तहत जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि जो घाटी में और भी अलगावादी हैं और भी इस तरह के मंसूबे रखने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिन्हें भड़काने की कोशिश की जाती है, देश के प्रति उनके मन में घृणा पैदा करने की कोशिश की जाती है और एक दृश्य बनाया जाता है कि भारत और कश्मीर अलग है, उन तमाम लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि वो किसी भी तरह के इस तरह की गतिविधि में अगर शामिल होते हैं तो देश में कोर्ट है, सरकार है, न्यायपालिका है, संविधान से देश चलता है, तो उनके खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और ये कहा जाए कि ये जो फैसला आएगा वो देश के लिए नज़ीर बनेगा, खासतौर पे घाटी में रहने वाले लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए भी एक अच्छा फैसला निकल कर आएगा जो चाहते हैं कि देश सारे आरोप लगाए गए यासीन मलिक पर, जो एनआईए की अदालत में पूरे मामले की जांच पड़ताल और पूरा मुकदमा चला, क्या 1994 के बाद के किसी घटनाक्रम, किसी घटना में शामिल रहने की बात उसने कबूल की या फिर उस पर साबित हुआ कि 1994 के बाद से भी वो टेरर फंडिंग में शामिल रहा, आतंकवादी संगठनों में शामिल रहा, देश के खिलाफ साजिशें रचता रहा? ऐसे सबूत मिले हैं क्या? देखिए, उसने यासीन मलिक ने ये बात का जिक्र किया कि 1994 के बाद उसने हथियार नहीं उठाया, यानी कि उसने सिर्फ हथियार नहीं उठाया और उसके बाद भी उसके लगातार जो है अपने जो उसके कार्रवाई हैं, चाहे टेरर फंडिंग का हो, लोगों को उकसाने की बात हो, तो लगातार वो करता रहा है। वो तो जग जाहिर है, आप किसी से भी पूछेंगे तो सबको पता है कि किस तरीके से यासीन मलिक जो है लगातार लोगों को उकसाने की कोशिश करता रहा है। एक जम्मू कश्मीर में एक आग को लगाने की कोशिश करता रहा है, एक चिंगारी जलाने की लगातार वो कोशिश करता रहा है, बच्चों को उकसाने की कोशिश करता रहा है। तो ये तमाम उसके खिलाफ में मामले हैं। हालांकि उसने अपने बचाव में जरूर कहा कि 94 के बाद उसने हथियार नहीं उठाया, पर उससे पहले की अगर प्रकरण आप याद करें, भारत का मैच हो रहा था तो उसमें किस तरह से उसने रुकावट डालने की कोशिश की, लगातार कितने बार ना जाने उसने हथियार उठाया, कितने लोगों के खिलाफ में हथियार उठाया। तो ये तमाम मामले उसके खिलाफ में पहले से ही दर्ज है। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम विषय को देखते हुए कोर्ट को फैसला लेना है और कुछ ही मिनटों में कोर्ट की तरफ से यासीन मलिक के खिलाफ में फैसला आ जाएगा। हालांकि चुनौती की जहां तक बात आ रही है, वो इस पूरे मामले को देखते हुए कहा जा सकता है कि कोई चुनौती आगे नहीं देने की कोशिश की जाएगी यासीन मलिक की तरफ से, क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने बचाव पक्ष में वकील को भी रख सकता था, दलील भी दे सकता था, पर उसकी एक ही कोशिश है, उसके अगर पूरे प्रकरण को देखने की कोशिश करें, उसकी गतिविधि को देखने की कोशिश करें, तो उसका बस एक ही कोशिश है अब आगे चलकर कि घाटी में एक संदेश दिए जाए कि यासीन मलिक जो है कितना ईमानदार है, कितना क्रांतिकारी है, कि वो नहीं चाहता था कि कोई वकील हो, कोई वकालत करे। वो जो बातें कह रहा है नहीं, क्रांतिकारी है, सही है, और क्रांतिकारी देश के खिलाफ है, देश को तोड़ने के खिलाफ क्रांतिकारी के तौर पर वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश इसे कबूल नहीं करेगा। रवि, हमें यह भी बताइए, दरअसल सजा पर बहस की जो बात आ रही है कि सजा पर आज बहस पूरी हो चुकी है, तो जो एनआईए ने डिमांड की है कि सजाए मौत दी जाए यासीन मलिक को, क्या इसके बचाव में भी किसी वकील ने खड़े होकर के बहस में हिस्सा लिया है या फिर यासीन मलिक ने ही सजा पर जो बहस हुई है उसमें अपने लिए कुछ रियायत की मांग की है?
देखिए, यासीन मलिक ने अपने तरफ से कोई वकील नहीं किया है, वो खुद की वकालत खुद कर रहा है और कुछ उसके सिंपैथाइजर वकील हैं जो कोर्ट परिसर में मौजूद थे, पर वो सिर्फ पूरी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि यासीन मलिक ने तो कोई वकील नहीं किया, तो वो ना दलील दे सकते हैं ना अपनी उसकी तरफ से बात रख सकते हैं। यासीन मलिक ने खुद अपनी वकालत की और उसने पहले भी इन तमाम बातों का वो कबूल कर चुका है कि वो आतंकी गतिविधि में रहा है शामिल, देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहा है, टेरर फंडिंग में वो शामिल रहा है। उसने एक सिर्फ बात का जिक्र किया कि देश के भूतपूर्व तकरीबन 7 प्रधानमंत्रियों से संपर्क में वो रहा है, उन तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ उसके संपर्क रहे हैं। हालांकि अगर नाम की बात करें तो नाम उसने किसी का नहीं लिया, पर इसने 7 प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और ये भी कहा कि राजनेता उससे मिलने आते रहे हैं, कई बार वीज़ा दिलाने की भी बात हुई है। तो इस तरह की दलील यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने रखा है और वो तमाम बातों को कबूल करता है कि उसने आतंक फैलाने की कोशिश की, देश को विभाजन करने की कोशिश की, देश विरोधी कृत्य में वो शामिल रहा है। इन तमाम बातों का वो अमल करता है, उन बातों को वो कहता है कि हाँ, इसमें वो जो है। आगे भी बातचीत करेंगे। तो यासीन मलिक को कितनी सजा मिलती है इसका इंतजार हो रहा है। 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है इस पूरे मामले में। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर यासीन मलिक को फांसी होती है तो स्थिति खराब होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि लिंचिंग के मामलों में आज तक फांसी नहीं हुई है। तो ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसले कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। तो दो बातें महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये दरअसल राजनीतिक का मसला है और इससे इतर कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि अगर यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो इससे हालात घाटी में खराबी होंगे, सुधरेंगे कहीं से भी नहीं। रवि सराफ हमारे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं। अब रवि, कुल मिलाकर के महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि ये दरअसल राजनीतिक मसला है। ये कोई राजनीतिक मसला है, राजनीति में फंसाया गया यासीन मलिक को, या फिर वाकई उसकी संलिप्तता आतंकवादी गतिविधियों में रही है, देश के खिलाफ साजिशों में रही है, लोगों को, वहां के युवाओं को भड़का करके आतंकवादी संगठनों में शामिल करने की भूमिका रही है। बिल्कुल, देखिए कुंदन, अगर राजनेताओं की बात करें और जो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है जो यासीन मलिक के सोच रखने वाले या उस पर बिलीव करने वाले जो राजनेता हैं उसके बचाव में तो उतरेंगे। और आज घाटी को बंद भी रखा गया है, और बंद करवाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे ही नेता जो हैं घाटी को बंद करवाते हैं, वहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यासीन मलिक कितना बड़ा क्रांतिकारी है, वो घाटी के लिए बात करता है, कश्मीर के लिए बात करता है। तो इस तरह के उसके सिंपैथाइजर भी हैं, ऐसा नहीं कि उसके सिंपैथाइजर नहीं है, उसके सिंपैथाइजर राजनेता भी हैं, वहाँ के लोकल कुछ लोग भी हैं, उसके फॉलोअर्स भी हैं। तो वो उसे अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। और यासीन मलिक भी एक देखिए पॉजिटिव मैसेज देने का काम कर रहा है। लगातार उसने जिस तरह की पूरी गतिविधि बनाई, ना किसी वकील को रखना, अपनी पैरवी खुद करना, इस बात का जिक्र करना कि वो भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रखता है, और इस बात का भी जिक्र करना कि कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्री उसके संपर्क में रहे हैं। तो वो लगातार एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहा है और अपनी छवि को जो है नेगेटिव से पॉजिटिव करने की भी कोशिश कर रहा है, और घाटी में भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और कुछ जो इसके सिंपैथाइजर जो नेता हैं, कुछ वहाँ के लोकल लोग हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं, तो उनका बिल्कुल साफ एक एजेंडा है कि यासीन मलिक को कैसे एक अच्छे छवि का व्यक्ति साबित किया जाए, एक कैसे इस एक व्यक्ति को साबित किया जाए कि वो क्रांतिकारी है, जो घाटी के लिए सोचता है और घाटी के लिए अपने मन में बात रखता है। पर उसके पूरे कृत्य को अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार वो देश विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल रहा है, देश विरोधी कामों में वो लगातार अंजाम देता रहा है, इन तमाम बातों को देखते हुए कोई भी देशवासी ये नहीं कह सकता है कि यासीन मलिक कोई एक क्रांतिकारी है या फिर देश के लिए सोचता है। क्योंकि एनआईए ने जो तमाम मामले दर्ज किए हैं और जो तमाम सबूत हासिल हुए हैं, और एनआईए ने जो अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यासीन मलिक आतंकी है, जो देश के विरोध में सोचा है, देशद्रोही कृत्य में शामिल रहा है।
हथियार उठाया है, एक नेक्सस बनाने की कोशिश किया है और तमाम उन संगठनों से जुड़ा रहा है जो देश के खिलाफ में ही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान से भी अगर आवाज़ उठती है तो यासीन मलिक के समर्थन में आवाज़ उठती है। वहाँ के राजनेता अगर बयान देते हैं तो यासीन मलिक के समर्थन में बयान देते हैं, चाहे वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात कर ले, वहाँ के राजनेताओं की बात कर ले, तो वो तमाम लोग जो हैं यासीन मलिक के समर्थन में बात करते हैं और भारत के खिलाफ में बात करते हैं। इसी के तहत बयान भी है, आपने सुना होगा कि बिल्कुल, तो यासीन मलिक एक आतंकवादी है, कोर्ट में भी ये साबित हुआ है और अब जो साबित हुआ है उसके आधार पर क्या सजा यासीन मलिक के लिए अदालत मुकर्रर करती है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। रवि, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मनाएगी। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है। 8 साल पूरा होने पर बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बैठक के समापन में गृह मंत्री अमित शाह का भाषण भी होगा। बीजेपी की बैठक में केंद्र सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 3:30 बजे ये बैठक शेड्यूल थी और अब जानकारी मिली कि इस बैठक में जो तमाम केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो शामिल हैं और बैठक में रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी कि किस तरीके से 8 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाए, लोगों से किस तरीके से संपर्क साधा जाए। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय मौजूद है। दीपक, क्या ये बैठक शुरू हो गई है? जी देखिए, अगर कुंदन बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का सिर्फ इंतजार हो रहा है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। अगर मैं बात बताऊं कि अभी जितने केंद्र मंत्री हैं वो सभी पहुंच चुके हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, किरण रिजिजू। पर इससे बड़ी मैं बैठक के बारे में बैठक शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी जो बीजेपी के पद अधिकारी है उनको केंद्र सरकार के 3 मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप जब जनता के बीच में जाए, जो पदाधिकारी हैं उनको बताया जाए कि जब आप अपने राज्य में जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं, तो आपको किस तरीके से जनता को बताना है कि केंद्र सरकार की क्या नीतियां रही हैं, केंद्र सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, कितने कॉलेज खुले हैं या फिर कितनी जितनी योजनाएं केंद्र की है कुंदन, वो सारा बताया जाएगा। तो बस सिर्फ इंतजार हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जैसे ही आते हैं वैसे बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में देखिए क्या क्या बताया जाता है। ये बैठक थोड़ी देर बाद पता चलेगी कि इसमें और कौन कौन सी बीजेपी के और कौन कौन से जो प्रदेश अध्यक्ष जुड़ेंगे। उसके बाद कहा जाए कि और क्या क्या है जो 8 साल के जश्न को बड़े धूमधाम से बीजेपी मनाना चाहती है, इन सब पर चर्चा होगी। तो मोटे तौर पर दीपक ये कहें कि 8 साल पूरा होने पर बीजेपी न सिर्फ जश्न मनाएगी बल्कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र प्रदेशों में होगा, पूरे देश में होगा। कार्यकर्ता नेता दर दर जाएंगे, लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि सरकार ने पिछले 8 सालों में, बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से देश की तस्वीर बदल दी है, ये बताने की कोशिश होगी। जी कुंदन, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पूरे बताने की कोशिश होगी। और देखिए इसमें इस बार जो है ये हर सांसद हर विधायक को क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है, चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, सबको कहा गया है कि आप सभी जो कार्यकर्ता हैं वो उनको बोला है कि आम जनता के घरों पे जाइए और एक प्लेट भी बांटा जाएगा कि 8 साल में केंद्र सरकार ने कितना काम किया है। एक किताब भी हो सकता है कि बुक लॉन्च की जाए, उसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने ये काम किया है और उनको घर घर पहुंचाना होगा। ये सारे जो सारी चीजें हैं उसको लेकर केंद्र के कहा जाए कि खुद गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि घर घर तक केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचे। इसका फायदा 2024 में बीजेपी लेना चाहती है। अगर बात की जाए तो क्योंकि देखिए इसी साल 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, तो इसका फायदा भी बीजेपी बहुत जानती है कि वो किस तरीके से फायदा लेना है। और देखिए बीजेपी का रणनीति होती है कि जहां एक जगह चुनाव खत्म नहीं हुआ दूसरी जगह लग जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको हिमाचल और गुजरात के चुनावों से भी बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही है। तो दीपक चौबे हमारे सहयोगी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ इंतजार हो रहा है बैठक शुरू होने का और बैठक में इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। शुक्रिया दीपक, फिलहाल इस जानकारी के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। खनन लीज और मनरेगा मामले में ईडी की गिरफ्त में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 8 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी की विशेष अदालत में पीके शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया।
पीके शर्मा को भी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था और पीके शर्मा के कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। 20 मई को तीसरी बार रिमांड पर लिया गया था। पूजा सिंघल को ईडी कस्टडी में प्रोड्यूस किया गया और चूंकि टोटल 14 दिन का कस्टडी ईडी में हो चुका था, इसलिए ईडी के तरफ से प्रेयर किया गया कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। लर्नेड कोर्ट ने इसको माना और उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। और हम लोगों का ये प्रेयर था ईडी के तरफ से कि साहब अभी ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है, इनका इंट्रोगेशन अभी और बाकी है, तो लर्नेड कोर्ट ने कहा कि अगर वैसी जरूरत होगी तो आप अलग से पिटीशन देंगे, उस पर विचार किया जाएगा। और 8 तारीख को वीसी से इनके प्रोडक्शन का डेट रखा गया है।